नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हमने सैंधव धर्म और वैदिक धर्म जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया। आज हम सैंधव धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। सैंधव धर्म में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, यानी ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है भारत में, और कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से क्षेत्रों में इस सभ्यता से संबंधित स्थल अपने को उत्खनन में प्राप्त होते हैं, और उन उत्खनन से जो अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं उन्हीं के आधार पर जो धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में, हमें मान्यताओं के बारे में जो जानकारी मिलती है। उसके अलावा इस सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कौन सा रहता है, यानी इसका समय कौन सा रहता है, कब ये सभ्यता हुई थी और कब ये बनी थी, कब उजड़ी थी, इसके बारे में तो बात करें तो पीछे की क्लासों में जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किया था उसमें ये बातें मैंने विस्तृत रूप से बताई है। हालांकि जो नए स्टूडेंट अब ऐड हुए हैं, नए जुड़े हैं, जिन्होंने लिख लिया है वो कोई बात नहीं है, अगर दोबारा लिखो तो भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। आपको जो दोहरान करोगे तो याद होगा। तो जो नए विद्यार्थी है वो इसको थोड़ा लिख लें, और जिससे ताकि आपको पता चल जाए कि ये सभ्यता का कालक्रम कौन सा रहता है और किस तरीके से जो इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सबसे पहले 1920 ईस्वी में जो हड़प्पा नामक स्थल है सबसे पहले वो प्रकाश में आता है, जिसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। और उसके पश्चात बात की जाए दयाराम साहनी के द्वारा कर दी जाती है 1920 ईस्वी में। और पहले इस सभ्यता का नाम जो हड़प्पा सभ्यता ही रहता है, और इसको विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती तौर में हड़प्पा क्षेत्र ही सबसे पहले जो प्रकाश में आया। सबसे पहले उसी क्षेत्र की जो खुदाई होती है, उत्खनन होता है, जिस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है धीरे धीरे। और जो मैं IVC ये शॉर्ट रूप लिख रहा हूँ, जो इसका पूरा नाम जो नए विद्यार्थियों, हालांकि सभी पहले वाले विद्यार्थियों को विदित होगा जो क्लासें ले रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इसका सिंधी अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका अर्थ है सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसका हिंदी अर्थ है, और अंग्रेजी में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें, कहाँ से कहाँ तक जो इसका क्षेत्र विस्तारित मिलता है अपने को। 1920 में मैंने बताया आपको सबसे पहले हड़प्पा नामक क्षेत्र की जो खुदाई होती है, और उसके पश्चात 1921 में बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हो जाती है, जिनकी खुदाई राखलदास बनर्जी के द्वारा की जाती है, और जिनकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा। ये दोनों क्षेत्र अपने को पाकिस्तान में ही मिलते हैं। वर्तमान समय में बात की जाए तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, और इसकी बात की जाए हड़प्पा की तो हड़प्पा अपने जो पश्चिमी पंजाब प्रांत है वहाँ स्थित है। तो ये क्षेत्र प्रकाश में आ जाते हैं, धीरे धीरे उत्खनन होता है, जो खोज का कार्य जारी रहता है। ये आज़ादी से पहले ही उत्खनन होता रहता है, और उसके पश्चात, आज़ादी के पश्चात भी कई जगह पे उत्खनन हुआ है। तो धीरे धीरे उत्खनन से अपने को पता चला कि ये सभ्यता कोई छोटी सी सभ्यता नहीं है, बहुत बड़ी सभ्यता है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसका जो धीरे धीरे जो क्षेत्र ज्यों ज्यों उत्खनन होता रहा और खोज होती रही, और इसके कई स्थल अपने को प्रकाश में आते गए। जैसा कि एक वर्तमान समय में जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में कई गांव, जिले, शहर ये है, ऐसे ऐसे जो कई कई जगह छोड़ के कई स्थानों से अपने को जो स्थल प्राप्त होते हैं, वो इसके सभ्यता के विस्तार क्रम को दर्शाते हैं कि सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। तो इस तरीके से अपने को मिलते जाते हैं, और इस सभ्यता का विस्तृत रूप देखने को नज़र में आता है। जॉन मॉर्सल के द्वारा ये सिद्ध कर ही दिया जाता है तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा कि ये सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता रही है कोई न कोई समय, और बहुत ही विकसित और उन्नत सभ्यता अपने को देखने को मिलती है, जिसमें भारतीय धर्म का विकसित रूप और भारतीय संस्कृति का विकसित रूप अपने को देखने को मिलता है। अब इसके विस्तार की बात की जाए तो वर्तमान का जो पाकिस्तान है, भारत है और अफगानिस्तान है, इन तीन देशों में इसका विस्तार अपने को अत्यधिक देखने को मिलता है। तो इसके विस्तार क्षेत्र की जो रंगनाथ राव है, उन्होंने बताया कि ये 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है और 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक फैली। अब आप अंदाज लगा लीजिए कितने बड़े क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी।
क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार का पता ऐसे चल, जो अलग अलग जो स्थल अपने को खुदाई में मिले उनमें और जो दूर दूर जो स्थल जितने भी मिले उनमें एक समानता अपने को देखने को मिलती है। इस वजह से ये अंदाज लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये एक ही सभ्यता के भाग रहे हैं। तो रंगनाथ राव के बताया जाता है, रंगनाथ राव जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर लंबी थी और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक जो इसकी लंबाई रहती है। तो उसके अलावा अब इसका जो उत्तरी शोर है, सबसे बड़ा उत्तरी शोर कहाँ पे होता है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहाँ तक फैली हुई, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कहाँ फैली हुई है। तो बात करें तो ये उत्तरी क्षेत्र है, जैसा कि हम देखते हैं ऊपर की जो दिशा होती है वही उत्तर की होती है हमेशा। तो ये उत्तरी क्षेत्र है। उत्तर में ये मांडा नामक क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, यहाँ से ये सभ्यता मिलनी शुरू होती है। और दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में अपने को जो दाइमाबाद है ये महाराष्ट्र में स्थित है और परवरा नदी के पास स्थित है। यहाँ तक अपने को इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। उत्तर में मांडा नामक स्थान है जो जम्मू कश्मीर स्थित है और चिनाब नदी के किनारे पे है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो आलमगीरपुर है, ये जो पूर्व में जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंद नदी के किनारे पे स्थित है। यहाँ तक जो इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। उसके अलावा पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में देखने को मिलता है अपने को ये जो सुतका गेंडोर नामक स्थान है और पाकिस्तान में स्थित है। इसकी दूरी 1600 किलोमीटर रहती है और इसकी 1100 किलोमीटर रहती है रंगनाथ राव के अनुसार। और पश्चिम उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, उत्तर पश्चिम में अपने को देखने को मिलता है ये क्षेत्र जो शोर्तगोई क्षेत्र है, अफगानिस्तान में स्थित है। इस तरीके से सभ्यता का अपने को ये विस्तार एक मोटे रूप से देखने को मिलता है। ये सभी विद्यार्थी अपनी बुक में जो अपनी नोटबुक है उसमें नोट कर लेंगे। इस तरीके से सभ्यता का विस्तार अपने को देखने को मिलता है। और इसके स्थलों की बात पिछली क्लास में बताई मैंने, 350 स्थल है जो प्रकाश में आ चुके हैं। और उसके अलावा सबसे सर्वाधिक जो स्थल अपने को गुजरात में प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से सभ्यता का विस्तार मिलता है। और सभ्यता की बात करें तो राजस्थान में कई स्थल मिलते हैं अपने को, गुजरात में कई स्थल मिलते हैं, पंजाब में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान में मिलते हैं, अफगानिस्तान में मिलते हैं। कई क्षेत्रों में जो अपने को देखने को, जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान में स्थित, वहाँ पे जो पाकिस्तानी का जो पश्चिमी पंजाब है, पूर्वी पंजाब भारत का, वहाँ भी देखने को मिलता है। ये इन क्षेत्रों से अपने को इस सभ्यता से जुड़े हुए स्थल प्राप्त होते हैं। इन क्षेत्रों में जो सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके कालक्रम की कि इसका टाइम कितना रहा होगा, कब हुई होगी। सामान्य विद्यार्थी की उत्सुकता और जिज्ञासा रहती है कि ये बात है कब की, बोले कब हुआ था ऐसा, कब ये सभ्यता थी, देखने को मिलती है। तो इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। इसमें अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा काल निर्धारण अलग अलग किया गया है। अगर बात की जाए कि इसका सर्वमान्य मत है तो सर्वमान्य मत बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि डीपी अग्रवाल के जो मत को सर्वमान्य मत माना जाता है। तो इसके अलावा बात करें तो इतिहासकारों ने अलग अलग टाइम बताया इसका, जो अपनी अपनी खोज के आधार पर और अपने अपने तर्क उसके पीछे दिए गए इतिहासकारों के द्वारा। बात की जाए तो सबसे पहले इस क्रम को आप नोट कर लेना, जैसा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर MDSU में पूछे जाए तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो बात की जाए, हालांकि विस्तृत रूप से मैंने पहले की क्लासों में पढ़ा रखा है, उसके भी लिंक भेज दूंगा मैं आपको। तो पहले राजबली पांडे नाम के इतिहासकार होते हैं, इन्होंने इसका टाइम बताया है सिंधु घाटी सभ्यता का 4000 ईस्वी से लेकर 3500 ईस्वी पूर्व की घटना। BC बोले तो ईस्वी पूर्व आप भली भांति समझ जाओगे, मैंने पीछे की क्लासों में भी बताया है आपको। यानी जो वर्तमान ईस्वी सन चल रहा है उससे पीछे का जो समय होता है उसे ईस्वी पूर्व कहा जाता है। अब मान लो वर्तमान में जो 2000 ईस्वी चल रही है, 2020 आ गई ना, 2020 चल रही है और ये 4000 ईस्वी पूर्व है। तो 4000 इसमें जोड़ दिए जाते हैं, 4000 जोड़ दिए जाते हैं। तो ये घटना कब की घटित होगी कोई पूछे तो आपको ये घटना होगी 6020 साल पहले इस सभ्यता। आज से वर्तमान से आप देखो तो 6000 साल पहले की ये बात थी और 6000 साल से पहले और 3500 ईस्वी तक इसका दौर है, यानी 500 साल तक ये सभ्यता रही थी, इनका मानना है।
मतलब 500 साल पहले। और इसकी बात करें तो 6020 ईस्वी में शुरू होती है और 5500 ईस्वी में ये 5500 साल पहले समाप्त होगी। लगभग 500 साल इनके अनुसार ये रहती है। ये अलग अलग इतिहासकारों का मानना है, इनका अलग अलग मत है। तो माधव स्वरूप वत्स है, ये इतिहासकार हुए हैं, पुरातत्ववेदा हुए हैं जो पुरातात्विक चीज़ों की जो खोज करते हैं, तो उनके अनुसार इसका काल निर्धारण किया गया 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व की। ये लगभग उस समय की कोई बात रही होगी, उस समय ये घटना घटित हुई होगी। तो ये इनके द्वारा बताया गया। इसके अलावा जो जॉन मॉर्सल है, जिन्होंने सिद्ध किया था कि ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी है, इन्होंने जो खोज की थी, बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो की खोज इनके द्वारा की जाती है। मोहनजोदाड़ो की खोज एमजी का मतलब है, और 1921 ईस्वी में इनके द्वारा कर दी जाती है। तो इन्होंने बताया कि 3250 ईस्वी से लेकर 2750 ईस्वी तक इसका टाइम रहा होगा, कालक्रम यानी इसका समय टाइम कब रहा। अर्नेस्ट मैके इतिहासकार हैं, इनके द्वारा बताया जाता है 2800 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व इनके द्वारा बताया गया है। मॉर्टिमर व्हीलर इतिहासकार, इन्होंने 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक बताया। फेयर सर्विस है, इन्होंने 2000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक यानी BC तक इसका टाइम बताया है। ये जो धर्मपाल अग्रवाल है, इन्होंने बताया 2300 से लेकर 1750 ईस्वी तक इसका कालक्रम बताया गया है। इनके मत को सर्वमान्य मत माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो रेडियो कार्बनिक विधि होती है, एक रेडियो कार्बनिक विधि इतिहास में इसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो कार्बनिक विधि। इसके द्वारा किसी भी प्राप्त वस्तु की आयु निकाल ली जाती है। C14 जो ये कार्बन हर वस्तु में पाया, चाहे पेड़ के तने को ले लो उसमें पाया जाता है, चाहे मनुष्य की हड्डी ले लो उसमें पाया जाता है, और समय के दौरान ये जो कुछ वर्षों के दौरान उसमें घटता रहता है। तो उसकी मात्रा के आधार पर यह तय किया जाता है कि इस अमुक वस्तु या अमुक चीज के समय या कालक्रम कौन सा रहा होगा। तो उसके आधार पर DP अग्रवाल ने 2300 से लेकर 1750 ईस्वी तक इसका कालक्रम निर्धारित किया है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में और उसके कालक्रम के बारे में जाना। चूँकि हम सैंधव धर्म को पढ़ने वाले हैं, उससे पहले इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहती है उसके बारे में हमने जाना। हालांकि ये हमने संक्षिप्त रूप से जाना है, क्योंकि हमने विस्तृत रूप से अगर बात की जाए तो पहले आपको पता होगा, जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता की 4-5 क्लासें हुई थी अपनी, उसमें हमने विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा की थी। हालाँकि मैं उसका, अगर नए विद्यार्थी, उनको और लिंक भेज दूँगा, और इसमें भी मैंने संक्षिप्त रूप से बता दिया है जो इस सभ्यता का जो ये बात की जाए तो विस्तार कौन कौन से जगह, कौन कौन से क्षेत्रों में ये फैली हुई है। वर्तमान समय में बात की जाए तो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम, जो पूर्व में आलमगीरपुर है और पश्चिम में सूतका गेंडोर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शौरतगुई तक फैली हुई है। यानी इतने विस्तृत क्षेत्र में जो अपने को ये सभ्यता और इससे जुड़े हुए स्थल देखने को मिलते हैं। यहाँ से जो खुदाई होती है, खुदाई में जो अपने को अवशेष और साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर हम इनकी जो धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में अनुमान लगाते हैं, आकलन लगाते हैं, और इनकी कैसी मान्यताएं रही है, किस तरह की धार्मिक प्रथाएं यहाँ अपने को देखने को मिलती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये कालक्रम है जो इतिहासकारों के द्वारा और पुरातत्वविदों के द्वारा जो खोजकर्ताओं हैं इन्होंने जो निर्धारित किया है, इसमें से एक सर्वमान्य मत चलता है 2300 से लेकर 1750 ईस्वी जो DP अग्रवाल के द्वारा बताया गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित बात की जाए तो इसका विस्तार और ये कालक्रम, इसका समय निर्धारित होता है। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और कोई किसी तरह की राय हो, सुझाव, वो भी आपके आमंत्रित है। और कोई भी चीज़ आपको विस्तृत रूप से जाननी हो इतिहास विषय से संबंधित, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और आगे की क्लास में हम बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे संक्षिप्त रूप से, हालांकि उसके बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।